नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक। बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच विकास की गति को बरकरार रखने पर रहा जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ पर सख्त, सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन और इमारतों के निर्माण पर नजर रखने को कहा। बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर मुख्यालय में हुई बैठक। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो भारत दौरे पर। आज भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में लेंगे भाग। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण। इजरायली हमले में लेबनानी सेना के 3 अधिकारी और एक सैनिक की मौत। इजरायल ने कहा, संदिग्ध खतरे को देखते हुए किया गया हमला। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। फाइनल में जापान को 4-1 से दी मात। आशीष तानी पूर्ति ने लगाई शानदार हैट्रिक। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दुनिया भर के बाजारों और आर्थिक हालात में काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। इसके बावजूद भारत अपनी तरक्की की रफ्तार को कम नहीं होने देना चाहता। इस मकसद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई और इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक का मकसद वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की रणनीतियों की समीक्षा करना था। आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने अस्थिर वैश्विक माहौल में आर्थिक गति को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में भारत की मजबूती को बढ़ाने के लिए कई विचारों, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और नीतिगत उपायों पर भी चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकास दर को बनाए रखना था। इस बैठक में लोगों के जीवन को आसान बनाने और कारोबार करने में सहूलियत बढ़ाने से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा हुई। विचार विमर्श का केंद्र शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना और निवेश तथा उद्यमिता के लिए बेहतर माहौल तैयार करना रहा। सदस्यों ने वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी राय दी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और असमान ग्रोथ ट्रेंड से जूझ रही है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई उस पर नजर डालते हैं। वैश्विक मंदी और तनाव के बीच भारत की 7.7% की रफ्तार को बरकरार रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों पर गहन मंथन हुआ। लाल सागर और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत के व्यापार, एमएसएमईज और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ने वाले असर का बारीकी से आकलन किया गया। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और व्यापारिक बाधाओं को खत्म करने के लिए नियमों को और अधिक सरल बनाने पर सहमति बनी। विदेशी झटकों से बेअसर रहने के लिए देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और घरेलू उपभोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं, जो आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र सुझाव देते हैं तथा सरकार को दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और उभरते आर्थिक रुझानों पर सलाह प्रदान करते हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा आर्थिक संदेश ये है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में 7.7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करके भारत ने अपनी आंतरिक मजबूती साबित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में सीमावर्ती सुरक्षा और समग्र विकास को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, इमारतों के निर्माण और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने पिछले 5 साल के जमीन रिकॉर्ड की जांच करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाने और पूरी तस्करी श्रृंखला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी रेखांकित की और कलेक्टरों व जीएसटी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को नकली करेंसी की जांच करने के लिए सक्रिय रहने को कहा। अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी, जिसमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ जवान और पटवारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। आज वे भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो के इस दौरे को भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत नेपाल संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के रिश्ते साझा सांस्कृतिक विरासत, जन से जन संपर्क और आपसी विश्वास पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क और विकास सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच काफी अहम समझौते भी हुए, जिसमें 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत 72 स्वास्थ्य सुविधाओं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं को वर्चुअली सौंपने समेत के साथ साथ सीमा पार व्यक्तिगत पैसे भेजने की सुविधा के लिए भारत के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के बीच समझौता हुआ। नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच एमओयू का भी आदान प्रदान हुआ। India and Nepal, we of course share a very special relationship, one which is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit. And our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response, and culture. But today we have an opportunity to also take it forward in many other areas, in newer domains like startups, AI, information technology, renewable energy, and others. भारत और मंगोलिया के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। साझा बौद्ध विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव पर टिकी ये रणनीतिक साझेदारी साल 1955 से लगातार आगे बढ़ रही है। रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण के साथ साथ आज भारत मंगोलिया की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। मंगोलिया के डोर्नोगोवी प्रांत के शैनशेन में बन रहे देश की पहली तेल रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उलान बटोर से देखिए हमारी संवाददाता तन्वी तनेजा की ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। मंगोलियाई नागरिकों के लिए भारत का मतलब है भगवान बुद्ध और पूजनीय लामाओं की पवित्र धरती। सदियों से भारत से शुरू हुई बौद्ध शिक्षाओं ने मंगोलिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को संवारा है। आधुनिक दौर में भी दोनों देशों के बीच यह मजबूत सांस्कृतिक और साहित्यिक जुड़ाव इस आत्मिक रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। मंगोलिया और भारत की इस मजबूत दोस्ती के केंद्र में दोनों देशों के लोग हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों ने कई क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम किया है, जो जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार की आर्थिक मदद से तैयार हो रहा मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट इस साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। हमारी टॉप मैनेजमेंट इस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सिर्फ यही नहीं, हम अपना सपना सच करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भर बन जाएंगे और पड़ोसी देशों पर निर्भरता का असर वाकई कम हो जाएगा। तो आप यहाँ जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यह सब 35 गुना है।
हमने इसे एक ही सीजन में पूरा कर लिया। एक वर्किंग सीजन यानी सिर्फ 7 महीने में हमने इसे पूरा किया और इस आर्कटिक जैसी जलवायु में यह हमारी उपलब्धि है। Climate. इस मेगा प्रोजेक्ट की अहमियत इसकी भारी भरकम लागत तक सीमित नहीं है। ये रिफाइनरी तैयार होने के बाद तेल आयात के मामले में दूसरे देशों पर मंगोलिया की निर्भरता काफी कम हो जाएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति मिलेगी। ये भारत और मंगोलिया के लिए एक प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही कीमती प्रोजेक्ट है और भारत की तरफ से भी मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। तो भारतीय लोगों के लिए ये वाकई एक अच्छा मौका है, हमारे लिए भी, और साथ ही हम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये गेम बदल देगा। हाँ, और हम इस प्रोजेक्ट से वाकई खुश हैं। बहुत बढ़िया। हैदराबाद की कंपनी MEIL के कंट्री हेड मुरली KBVS का मानना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल मंगोलिया की किस्मत बदल देगा बल्कि पूरे क्षेत्र में भारतीय निवेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। Of course, it's a very big. बेशक ये हमारे लिए और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शेड्यूल के हिसाब से हम 2028 में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। For that schedule. पूरी तरह तैयार होने के बाद इस रिफाइनरी में हर साल 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे मंगोलिया के घरेलू बाजार के लिए पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और LPG का उत्पादन यहीं पर मुमकिन हो पाएगा। स्कूलों और प्रौद्योगिकी केंद्रों से लेकर क्षमता निर्माण के विभिन्न पहलुओं तक भारत मंगोलिया की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए नए अवसर सृजित करने में मदद कर रहा है और यही जन केंद्रित परियोजनाएं ही हैं जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम दे रही हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ तन्वी तनेजा, DD न्यूज, उलान बाटोर। और देश में रसोई गैस यानी LPG की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते 3 महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर अब 942 रुपए हो जाएगी, जबकि सिलेंडर की आपूर्ति की असली लागत अब 1600 से लेकर 1700 रुपए हो गई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में वृद्धि होने के बाद 7 मार्च को 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद आज दूसरी बार वृद्धि की गई है। हालांकि सरकार अब भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को नियंत्रित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा रहा है। इसलिए इस वृद्धि के बावजूद भारत में रसोई गैस की कीमत पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की कीमतों से भी बहुत कम है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते प्रयासों के बीच ग्रेटर नोएडा में आयोजित बायोफ्यूल एक्सपो 2026 ने उद्योग, नवाचार और निवेश को एक साझा मंच पर लाने का काम किया। 4 से 6 जून तक आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में बायोडीजल, एथेनॉल, बायोगैस, हाइड्रोजन उत्पादन और बायोमास प्रौद्योगिकियों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन किया गया। एक्सपो में 300 से अधिक प्रदर्शकों और 10 से अधिक देशों से आए 20,000 से ज्यादा आगंतुकों ने हिस्सा लिया। बायोफ्यूल क्षेत्र में उभरते अवसरों, नई तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन ने भारत के हरित विकास और टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को नई मजबूती प्रदान की है। ये एग्जीबिशन एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये बायोफ्यूल एक्सपो जितने भी और एग्जीबिशंस हैं उसमें दिस इज़ फार बेटर। यहाँ पे अच्छा हमको फुटेज मिला है। आगे आने वाले 5 साल में इसका फ्यूचर ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट जिस तरह से अब सपोर्ट हमको करना स्टार्ट की है या उनकी जो थॉट प्रोसेस में जो चेंज आया है उसके 5 साल के बाद तो इसका मार्केट कम से कम मैं समझ रहा हूँ 50 टाइम्स बढ़ने वाला है। इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हम बहुत अपनी करेंसी बचा सकते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है उसमें ये बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। ये हमारा सैंपल है जी, अलग अलग, जैसे ये पैडी स्ट्रॉ ग्राइंड किया हुआ है,
इसके बाद इसका पैलेट्स बनता है जी। ये एज अ कोल का सब्स्टिट्यूट फ्यूल यूज़ होता है बर्निंग पर्पस के लिए। थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में जहाँ भी कोल यूज़ होता है उसकी रिप्लेसमेंट में इसको बर्निंग में गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी किया हुआ है। सभी जगह पे यूज़ होता है जहाँ भी कोल यूज़ हो रहा है, ईंट भट्टे पे, फार्मास्यूटिकल में, बॉयलर्स में, थर्मल पावर प्लांट में, सभी जगह यूज़ होता है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का ऐसा है, सभी स्टेट्स में सब्सिडी भी है, सेंटर की भी स्कीम्स हैं, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स उसका बेनिफिट ले रहे हैं। इस बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, उसका प्रायोरिटी सेक्टर है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पराली ओपन में ना जलाएं, उसको एक यूज़फुल सॉलिड फ्यूल बनाएं और थर्मल पावर प्लांट्स को दें ताकि वो कोयले के साथ मिक्स करके इसकी बिजली बनाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाई है जहां पर जितने भी इंडिया में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको मैंडेटरी 5% अपने कोल की कंजप्शन के इक्वलेंट ये क्रॉप रेसिड्यू के पैलेट्स बना के मिक्स करके बिजली बनाना ज़रूरी है। तो आने वाला बहुत बड़ा मार्केट है बायो इंडस्ट्री के लिए कि प्रधानमंत्री का जो नेट जीरो का जो उन्होंने टारगेट लिया उसमें एक बहुत बेहतरीन योगदान है। आगंतुकों ने बायोफ्यूल एक्सपो 2026 की सराहना की। एक्सपो बहुत अच्छा है, फार्मर से लेके सबके लिए अवेयरनेस बढ़ सकती है। पेट्रोल और डीजल पे हमारा निर्भरता कम हो सकती है। ऐसे शोज बहुत होनी चाहिए। सब टेक्नोलॉजी इंडिया में ही होनी चाहिए। बायोफ्यूल के साथ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के भी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे देश का और सबका भलाई हो सकती है। मैंने अभी एक्सपो देखी है एंड मुझे इस चीज़ के बारे में ये अच्छा लगा है कि इन लोगों ने प्लास्टिक को रिप्लेस करने की बहुत अच्छी से कोशिश करी है और अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग लॉन्ग लास्टिंग स्टील वगैरह बनाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी एंड हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे एक्सपो में आने के बाद मुझे थोड़ा ये जो स्टॉल पे मैं जब घूमा तो मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें हैं और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका अच्छा प्रोस्पेक्ट है क्योंकि अभी ये जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं एज ए इंडियन ये, तो ग्रीन एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक्सपो है ये काफ़ी हेल्पफुल है फॉर द विजिटर लाइक मी कि मुझे पता चल जाता है कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर है, कौन क्या बना रहा है, कितना स्कोप है, ये सब यहाँ पे जानकारी मिल जाती है अंडर वन रूफ। आइए आगे बढ़ते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। सुरक्षित भोजन केवल स्वास्थ्य का सवाल नहीं बल्कि समाज और आर्थिक सुरक्षा का भी आधार है। WHO के अनुसार साफ सफाई, सही तापमान और पोषण संतुलन अपनाकर लाखों जीवन बचाए जा सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और विश्वास का आधार है। लेकिन यही भोजन अगर असुरक्षित हो जाए तो गंभीर बीमारियों और मौत का कारण भी बन सकता है। इसी खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में इस दिवस की शुरुआत की थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO मिलकर मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य है खेत से लेकर थाली तक हर स्तर पर सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना है। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा आज एक बड़ी वैश्विक चुनौती बनी हुई है। WHO के अनुसार दूषित भोजन के कारण हर वर्ष करोड़ों लोग बीमार पड़ते हैं और लाखों लोगों की जान चली जाती है। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, रसायन या अन्य हानिकारक तत्व स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। यही वजह कि खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा विषय है। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत कार्यक्षमता और समृद्ध समाज की नींव रखता है। खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकारों या उद्योगों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की भी है। WHO सुरक्षित भोजन के लिए 5 महत्वपूर्ण आदतों पर जोर देता है। साफ सफाई बनाए रखना, कच्चे और पके भोजन को अलग रखना, भोजन को अच्छी तरह पकाना, सुरक्षित तापमान पर उसका भंडारण करना और स्वच्छ पानी तथा गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल का उपयोग करना। ये छोटे छोटे कदम भोजन जनित बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI निभाता है।
यह संस्था खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता मानक तय करने, परीक्षण करने और लाइसेंस जारी करने का काम करती है। देश भर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को संतुलित आहार की जानकारी दी जा रही है, जबकि किसानों, खाद्य उत्पादकों और व्यवसायियों को गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बदलती जीवन शैली और आधुनिक तकनीक के दौर में खाद्य सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। किसान से लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, परिवहन व्यवस्था, दुकानदार और उपभोक्ता, खाद्य सुरक्षा की इस श्रृंखला में हर कड़ी महत्वपूर्ण है। डिजिटल निगरानी, बेहतर पैकेजिंग और जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित भोजन की दिशा में नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत सुरक्षित भोजन से होती है और हर व्यक्ति की सतर्कता ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात करते हैं मानसून की। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के और हिस्सों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और केरल, माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। कई राज्यों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू असर बना हुआ है और अरब सागर में भी तेज हवाओं के चलते मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और दक्षिणी लेबनान के मरजायून इलाके में शनिवार को इजरायली हमलों की खबरें सामने आई। खारदाली नबातिये रोड पर एक सैन्य वाहन पर हुए हमले में लेबनानी सेना के 2 अधिकारी और एक सैनिक की मौत हो गई। लेबनान की सेना ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह हमला उनके वाहन पर हुआ, जिसमें 3 सैन्य कर्मी सवार थे। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि उसने संदिग्ध खतरे को देखते हुए वाहन को निशाना बनाया और दावा किया कि हिजबुल्लाह द्वारा हमले की तैयारी के संकेत मिले थे। साथ ही इजरायली सेना ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि वाहन में लेबनान सेना के जवान मौजूद थे। मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि लेबनान सेना इस संघर्ष से अब तक दूरी बनाए हुए है। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। आशीष पूर्ति की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्ति ने दूसरे 28वें और 34वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। आशीष पूर्ति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल कर शीर्ष स्कोरर का खिताब भी हासिल किया। भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके साथ ही महिला अंडर 18 टीम के कांस्य पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई।
और भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरिया को हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया को 3-0 से मात दी। भारत के लिए संदीपा कुमारी ने दूसरे, स्वीटी कुजूर ने 16वें और नौशीन नाज ने 33वें मिनट में गोल किया। भारत की संदीपा कुमारी की प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी जीती। 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई देते हुए इसे भारतीय फुटबॉल के लिए गर्व का क्षण बताया। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ भारतीय महिला फुटबॉल टीम की ट्रॉफी के साथ जश्न का वीडियो भी साझा किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।